इस वीडियो से हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ पे गरीबी, भुखमरी और इस तरह की चीज़ें फैली हुई थी, आपस में बटा हुआ देश, और वो बाद में एक इतना अच्छा संविधान बना पाया है जो कि एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में। हमारा संविधान सच में बहुत ही अच्छा है और बनाने वाले से बहुत अच्छे से बनाया है। तो हमने तो पूरा इसका थ्योरिटिकल पार्ट तो कर लिया है कि क्या क्या संविधान में है, लेकिन संविधान किस तरीके से बना, क्या क्या उसमें कड़ियाँ जुड़ती चली गई और हमने संविधान बना लिया, इसको हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो 1600 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और जब वो भारत में व्यापार कर रहे थे तो दो लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़ाई है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। और ये प्लासी जो है एक पौधे के नाम के ऊपर पड़ा था, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और दूसरा युद्ध 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। और ये दोनों ही युद्ध को अंग्रेज़ों ने जीत लिया और इसके बाद बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शिकंजा है वो कस गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, अंग्रेज बोले, बात एक ही है यहाँ पे, राइट। उस समय मौसम ने भी साथ नहीं दिया था भारतीय शासकों का, और एकता थी नहीं तो हारेंगे ही हारेंगे, हार गए, राइट। और फिर इसी के बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, समय समय पर एक्ट पारित किया, और यही एक्ट आगे चल के हमारे संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहला जो एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी ये देखिए। पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर का नाम क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, राइट। जैसे उस समय इंडिया में आप देखें तो 3 प्रेसिडेंसी थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर थे इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन दोनों को इनके अंडर कर दिया गया, बंगाल वाले के अंदर में, ये मद्रास वाले को, और ये मद्रास वाले ये है, और ये बम्बई वाले को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, राइट, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 मुख्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह इम्पे और 2 अन्य थे जिनका नाम था चेम्बर्स और लिमेंस्टर और हाइट। ठीक है, इस तरह से इसमें जज थे, ये इसमें हुआ था। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ये कौन था? इसको बोलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इस तरह से। और साथ ही साथ इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। एक मिनट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिवाय राजनीतिक मामलों के लिए भी एक अलग से थे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ वही था, आगे अभी आएगा। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया, 1784 में। और पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक उपनाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ये दोहरे प्रशासन का मतलब क्या है? देखिए, उस समय 2 चीज़ें बनाई गई। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामलों के लिए थे, मतलब देश में जो व्यापार होगा भारत में उसको ये देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो भारत में राजनीतिक मामलों के लिए थे, भारत के राजनीतिक मामलों को ये देखते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होता था। अगला है इसमें, इसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 में किया गया कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि और ये सब चीज़ें भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। ये था चार्टर अधिनियम 1793 में। फिर इसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसकी जो मुख्य विशेषताएँ की क्या थी देखिए। पहला, इसमें कंपनी का जो अधिकार पत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने पर एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार करने पर कंपनी का पूर्ण हक था 100%। और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार करने पर भी 20 साल के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा इस कंपनी को इस समय तक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम द्वारा
जो ईसाई पदारियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। मतलब कि जो ईसाई जिसको बोल सकते हैं मिशनरी जो थे, पदारियों का मतलब है जो ईसाई धर्म के प्रचार करना चाहते थे भारत में, प्रचार प्रसार, उनको अनुमति लेकर भारत में आने की अनुमति दे दी गई। और इसके बाद से क्रिश्चियनिटी भारत में धीरे धीरे फैलने लगी। फिर 1833 का आया अधिनियम। देखिए जो चार्टर नाम जिस चीज़ में लगा है ना, समझना कि ब्रिटेन में बना है कानून। चार्टर का मतलब है ब्रिटेन में बना है, और जहाँ भारत सरकार अधिनियम आ जाए, एक्ट आ जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे समझना कि भारत में कानून बना है। तो चार्टर का मतलब है कि कानून कहाँ बना था, ब्रिटेन में बन के आया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं थी क्या क्या थी उसे देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक अधिकार था, मतलब पूरी तरह से मोनोपोली था इसका, वो ख़त्म कर दिया गया पहला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया गया इसमें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत, इसका मतलब क्या है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और ये होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और विधायिका परामर्श से गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्यों को शामिल किया गया। और लॉर्ड मैकाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में दास प्रथा, जो गुलामी की प्रथा है ना, दास प्रथा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसको मतलब कि कानूनी रूप से विधि के कानून के खिलाफ बोल दिया गया, और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब इसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 1843 में इस तरह से इसे किया गया। फिर इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी इसे देखते हैं। पहला, इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु, चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। और इसके लिए 1884 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकले समिति के लिए नियुक्त की गई। ठीक है, मैकले समिति बनाई गई। और इसके द्वारा क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, मतलब जिसको बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के उप गवर्नर को, इस तरह से इनकी नियुक्ति की गई। फिर क्या हुआ कि इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे कि 1857 में क्रांति हो गई, और इसमें अंग्रेज़ों को जो है वापस लाने में भारत के राजा रजवाड़ों का ही हाथ था। अगर वो हेल्प नहीं करते तो ब्रिटिश शासन यहीं पे ख़त्म हो गया होता। हालांकि इस समय क्रांति आ गई। ये क्रांति हम हिस्ट्री के वीडियो में देखेंगे, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये कानून भारत में बना था पूर्ण रूप से, और जितने भी चार्टर थे सब कहाँ बने थे, ब्रिटेन में। खैर, तो इसमें क्या क्या घोषणा हुई देखिए। पहला घोषणा हुआ कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हाथों में सौंपा गया, जो ब्रिटेन के राजा थे उनको सौंप दिया गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इसके बाद 15 सदस्यों की भारत समिति का सृजन हुआ, जिसमें 8 ब्रिटेन सरकार के और 7 कंपनी के निर्देशक मंडल के लोग थे, इसमें शामिल कर लिए गए। फिर इसके बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह जफर टू जो थे, या अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको उस समय लेके और इनको रेंगूर भेज दिया गया, जो कि इस समय कहाँ पे है, ब्रह्मा में है, म्यांमार में है। ठीक है, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये अंतिम मुगल शासक हुए, उनकी मतलब ख़त्म कर दिया गया उनको। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें कर दी गई। साथ ही साथ इसमें एक भारत सचिव का सृजन किया गया। ये भारत सचिव का सृजन से मतलब ये है कि भारत सचिव एक इंग्लैंड का मंत्री होता था, एक कोई मंत्री होता था, आप आई थिंक है ही यहाँ पे। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी, फिर बताया था, अगर नहीं इसमें नहीं बताएगा तो। ये मंत्री जो है ब्रिटेन का एक जो मंत्रिमंडल होता था ना वहाँ पे ब्रिटेन में उस समय, उसी का एक सदस्य होता था, इसको भारत सचिव बोलते थे। तो वो होता था, और साथ में उसको सलाह देने वाले सदस्य भी होते थे। 8 लोगों के सदस्य की होती थी उस समय। 8 लोगों का सदस्य जोड़ दिया गया उसको हेल्प करने के लिए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और पूरे का प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये बात हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी भारत में बना था। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, पहला देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया इसमें। साथ ही साथ विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
तो ये क्वेश्चन आता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। डिपार्टमेंट होता है ना कि जल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब मंत्रालय की शुरुआत किसने किया भारत में? लॉर्ड कैनिंग ने किया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से होता है जैसा कि आईपीसी की धारा, ये अलग अलग जो धाराएं होती हैं, सब चीज़ों की शुरुआत जो है इस समय की गई थी। साथ ही साथ बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके सिवाय इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है इसमें। और इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया और इन तीनों को विधान परिषद में बुलाया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। इसमें क्या था? इस अधिनियम के द्वारा ये बंद किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 36 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में जो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो इस समय किया गया था और ये कहाँ पे किया गया था? ये इलाहाबाद में किया गया था, प्रयागराज में। और इस समय ये एक दिन के लिए राजधानी भी एक बार बना है, ये प्रयागराज जो इलाहाबाद है भारत की राजधानी बना हुआ था एक दिन के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसको देखते हैं। पहला कि इसमें चुनाव की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। साथ ही साथ इसके द्वारा राजस्व अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन वोट करने की शक्ति नहीं प्राप्त थी। ये सब शक्तियाँ दी गई। फिर इसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, मतलब फूट डाल राज करो की नीति यहाँ से अंग्रेजों ने शुरू कर दी। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसको इन दोनों को लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, साथ ही साथ प्रांतीय विधान परिषद भी जो सीटें थी उसकी संख्या को बढ़ाया गया। साथ ही साथ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य बने, मतलब भारत के रहने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि इंडियन थे, इसके कार्यकारिणी में शामिल हुए और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, कानून के मंत्रालय में उन्हें शामिल किया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और कैसे कैसे बांटा? प्रेसिडेंसी के लिए अलग कर दो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग कर दो, विश्वविद्यालय के लोग अलग आएंगे, जमींदार अलग से आएंगे, मतलब पूरा बांटो, इतना बांटो कि बांट दो बस। ठीक है, उन्होंने पूरा फुट डाल राज करके कर लिया। और मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव का इसमें प्रावधान कर दिया गया था 1909 में। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस तरह से है कि अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं अभी कि महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है 1919 में ही मिला था भारत में, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला है कि केंद्र में दिसदानमक मतलब कि 2 सदन वाले विधायिका की स्थापना की गई और प्रथम राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया, इस तरह से नाम दिया गया। अभी कैसे लोकसभा राज्यसभा है, उस समय 2 का शुरुआत किया गया था 1919 में। साथ ही साथ राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, ऐसा किया गया प्रावधान। और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। इसके बाद प्रांतों में दौर शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। प्रांतों में दौर शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, प्रांतों में दौर शासन को लेकर। अगला है, इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में मतलब कि राज्यों में
विधान परिषद का गठन किया गया। मुंबई विधान परिषद में 111, मद्रास में 127, बंगाल में 239 और संयुक्त प्रांत जो कि आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें 123, पंजाब में 93, बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद में 103 और मध्य प्रांत जो कि आज का बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, और बरार की विधान परिषद में 70 जो है सीटें, और असम में 53 सदस्यों को शामिल किया गया था। मतलब ये 8 प्रांतों में विधान परिषद की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ इस अधिनियम में को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है। साथ ही साथ 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और ली आयोग की सिफारिश पे ही 1926 में क्या किया गया था, आज का जो यूपीएससी आपको दिखता है इसका गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन आया भारत में। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यपालिका परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्ताक्षरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस तरह से इसमें किया गया था। अब आरक्षित विषय कौन कौन से थे देखिए, वित्त यानी कि पैसों का मामला, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, ठीक है, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, किसी भी चीज़ का खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि ये आरक्षित विषय हुआ करते थे। और हस्ताक्षरित विषय में जो कि मंत्री की सहायता से उसे चलाना था वो क्या था, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और धार्मिक तथा अगहरदान आदि, ये सब थे हस्ताक्षरित विषय। फिर इसके बाद बारी आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में आज भी 200 से 250 आर्टिकल सिर्फ इसी से लिया गया है, इसी अधिनियम से। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो इस 1935 के अधिनियम से 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है, क्या क्या है उसे देखते हैं। 1 नंबर, भारत में एक फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट आपको दिखाई देता है 1935 का अधिनियम से ही बना। साथ ही साथ इसी अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है इसी के थ्रू बनी। साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, जो 7वीं अनुसूची में है ना शक्ति का विभाजन, वो इसी के थ्रू हुआ। साथ ही साथ इसी अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। मिनी संशोधन की बात नहीं हो रही है, मिनी संशोधन की बात होगी तो 42वां संशोधन होता है, लेकिन मिनी संविधान किसे कहते हैं तो इसको कहते हैं, बात आप ध्यान रखना। साथ ही साथ इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसमें एक स्वतंत्र और एक स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ये चीज़ें की गई। और इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। उस समय 11 राज्य होते थे भारत में, उसमें 6 में 2 सदन का शुरुआत किया गया। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये और गलत था। साथ ही साथ इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये भी 1935 में ही किया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया। ठीक है, साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 को में क्या कर दिया गया, ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो बिल्कुल नहीं होना था, बहुत गलत हुआ ये। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे 1935 के बाद 1919 आया था ना, 1919 में शायद लिखा नहीं है। 1919 में ना हमने 1909 में तो पढ़ा था कि 1909 में मुसलमानों के लिए चुनाव अलग से होने लगा था, लेकिन 1919 में क्या किया गया, सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। और जो ईसाई थे जो कि ब्रिटेन के नागरिक थे उन लोगों के लिए अलग, मतलब सबके लिए और बांटना शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पे काफ़ी बांट दिया गया चुनाव को लेकर। ठीक है, तो हमने ये वाला देख लिया 1935 वाला, कौन सा देखा था हमने, यहाँ पे हमने देख लिया रिजर्व बैंक वाला। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में और इसी अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और ब्रह्मा को अलग कर दिया गया, ये पाठ हमने देख लिया। साथ ही साथ जो इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियों पर बांटा गया,
राज्यों को। एक तो संघीय सूची था, उसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची होती थी जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 विषय को रखा गया। संघीय सूची का मुख्य मेन चीज़ क्या था? विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना विषय, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। साथ ही साथ राज्य सूची में क्या था? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा आदि ये सब थी। और समवर्ती सूची में क्या रखा गया था? दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह, विच्छेद आदि ये सब चीज़ों के बारे में था। फिर 1947 की बारी आती है। इस समय ब्रिटेन का जो संसद है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तावित किया गया, और इसे पास कब कर दिया गया? 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। क्या क्या थी? पहला कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक है। साथ ही साथ भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, उनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। साथ ही साथ जब तक विधानसभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन होगा, जो 1935 में नियम बना था। साथ ही साथ इस अधिनियम के अधीन भारतीय डोमिनियम को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। लेकिन सिलहट जिलों के लिए एक अलग से वो किया गया था कि जो सिलहट जिला है ना असम का, इसमें जनमत संग्रह कराया गया, मतलब वोटिंग कराई गई और लोगों ने वोट दिया कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के रूप में वो मतलब बांग्लादेश में आज चले गए हैं, वो बांग्लादेश में हैं इस समय, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय किया गया, ठीक है। साथ ही साथ एक और स्वतंत्रता दी गई। इसमें स्वतंत्रता ये थी कि जो भारतीय रियासतें थी उनको बोला गया तो भारत में जाओ या पाकिस्तान में जाओ या किसी भी देश में शामिल ना होकर अपना अकेले रहो, ये भी अधिकार दे दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। और फिर संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा कैसे कैसे काम की, क्या क्या कमेटियाँ बनी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई वुड से यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।